हे एवरीवन, जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन सर चैनल हाजिर है एक और वीडियो के साथ। आप सब स्वस्थ और सुरक्षित हैं, आई होप। आज हम ज्योग्राफी सीरीज़ का अगला पार्ट कवर करेंगे। कुछ बहुत ही बेसिक मुद्दों को देखेंगे, जैसे कि हमारे प्लैनेट का जन्म कैसे हुआ, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इस पे आमतौर पर पाए जाने वाले रॉक्स या पत्थर कौन से होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ थ्योरीज़ की। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं था। अर्थ का जन्म हुआ हमारे सोलर सिस्टम के साथ, तो हर थ्योरी आमतौर पे सोलर सिस्टम के ओरिजिन की थ्योरी है और हम कुछ ज़रूरी और पॉपुलर थ्योरीज़ पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले और सबसे पुरानी एक्चुअली जो थ्योरी है वो है नेब्यूलर हाइपोथेसिस। नेब्यूला का मतलब होता है बेसिकली एक क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस। तो इमानुएल कांट एक जर्मन फिलोसोफर थे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। इन्होंने ये काफ़ी शुरुआत में दी थी, मेरे ख्याल से 1740s में इन्होंने ये थ्योरी दी थी और इसको ये साबित नहीं कर पाए थे अच्छे से। 1796 में एक मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, पियर सिमोन दे लाप्लास। इन्होंने इसको री एग्जामिन किया, इसको री इन्वेंट किया एक तरह से। इसमें कुछ स्टिपुलेशंस, कुछ बातें जोड़ी और इस हाइपोथेसिस के मुताबिक जो प्लैनेट्स हैं दे वर मोल्डेड आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद अ यंग सन। एक बहुत ही यूथफुल पुराना यंग न्यू बॉर्न सन था जिसके आसपास ये क्लाउड ऑफ मटेरियल था, जिसमें से ये प्लैनेट्स, हमारे प्लैनेट, सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स मोल्ड आउट हुए हैं। ये जो क्लाउड ऑफ मटेरियल था ये बहुत ही धीरे धीरे रोटेट कर रहा था। इस थ्योरी को ज़्यादातर रिजेक्ट कर दिया गया, इसमें बहुत सारी कमियां थी इसीलिए। और फिर बाइनरी थ्योरीज भी आई, उसमें ये कहा गया कि जो हमारा सन था उसका एक कंपेनियन था, उसके अकेला नहीं था वो, इट हैड अ कंपेनियन। जो यही नेबुलर हाइपोथेसिस थी, इसी को रिवाइज किया गया, इसी के अंदर कुछ हमने रिसर्च की और कुछ और बातें जोड़ी, जो इसमें कमियां थी उनको पूरा किया गया और वही आजकल सबसे मान्य थ्योरी है सोलर सिस्टम के जन्म की। और रिवाइज नेबुला हाइपोथेसिस जो है ये दी गई थी कार्ल फाइसेकर, ये जर्मनी के थे, और ओटो श्मिट, ही वाज फ्रॉम रशिया। इन दो लोगों ने इसको रिवाइज किया और इन्होंने क्या बोला कि जो सोलर नेबुला है, नेबुला जैसे कि मैंने आपको बताया एक बादल है, क्लाउड है ऑफ डस्ट एंड गैस का। जो सोलर नेबुला थी वो सराउंड करती थी सन को, और वो नेबुला जो है उसमें ज़्यादातर इट वाज कंप्राइज्ड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम और जैसा कि मैंने बताया डस्ट। और इसमें जो ये सारे पार्टिकल्स थे इनका आपस में जो कोलिजन हुआ और आपस में ये भिड़ के जो फ्रिक्शन पैदा हुआ, उसने एक डिस्क शेप क्लाउड को जन्म दिया और फिर उससे प्लैनेट्स क्रिएट हुए एक्रीशन प्रोसेस के थ्रू। एक्रीशन क्या होता है? जब जो ये पदार्थ हैं या डस्ट हैं या बड़ी चीज़ें आपस में एक दूसरे के आसपास आती हैं, जब द्रव्यों का सम्मिश्रण होता है तो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की वजह से बड़े पिंड या बड़ी लार्जर बॉडीज़ बनती हैं। इस थ्योरी को काफ़ी अच्छे से नासा की वेबसाइट पर एक पोस्टर से समझाया गया है। आइए हम इस पोस्टर पर एक्चुअली नज़र डालते हैं। देखिए, ये एक ऐसा कुछ 4.5 या 6 बिलियन ईयर्स अगो की बात है। ये एक ऐसा क्लाउड सा था, एक डस्ट का, और इस क्लाउड के एक हिस्से से, एक बहुत ही छोटे से पार्ट से हमारा सोलर सिस्टम निकल के आया। तो हुआ क्या कि ये एक विस्पी क्लाउड था, बहुत बड़ा सा गैस और डस्ट का। इसके अंदर एक छोटा सा क्लाउड था, ठीक है। इसके आसपास शायद एक किसी पॉइंट पे जो क्लाउड है वो कोलैप्स हुआ, क्योंकि उसके आसपास एक शॉकवेव हुई होगी या कोई सुपरनोवा यानी कोई बहुत भयानक एक्सप्लोजन हुआ होगा, जिसकी वजह से ये जो क्लाउड था ये इस प्रकार एक डिस्क के फॉर्म में कंप्रेस हो गया, ठीक है। अब ये जो कंप्रेस्ड डिस्क थी, इसमें आपस में जो चीज़ें थी उनमें फ्रिक्शन हुआ और हीट पैदा हुई रोटेशन की वजह से, और फ्यूजन चालू हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? जब हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो फ्यूज़ होके बनाते हैं
हीलियम। तो ये प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो गया, और जब ये फ्यूजन शुरू हुआ तो हमारे छोटू से प्यारे से क्यूट से सन का जन्म हो गया इसके बीच में। ठीक है, जब ज़्यादातर मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वो कलेक्ट हुआ, उसके बाद ये फ्यूजन शुरू हुआ। तो जो हमारा जो छोटू सा प्यारा सा सन था, उसने इसका 99.8% जो मटेरियल है वो खा गया। जो बचा हुआ मटेरियल था, द मटेरियल दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड, वो एक दूसरे से जुड़ा एक्रेशन के थ्रू और बड़े बड़े पीसेस बनाए। धीरे 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 ये पीसेस बड़े होते गए और इनने अलग अलग फॉर्म्स लेना शुरू कर दिया, प्लैनेट्स का, ड्वार्फ प्लैनेट्स का। जैसे प्लूटो अब आपको पता होगा एक ड्वार्फ या बोना प्लैनेट है। एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और मून्स का। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब ये डिस्क के फॉर्म में इस तरह रोटेट हो रहा था, या ये हमारा फाइनल फॉर्म ले रहा था सोलर सिस्टम का, तो जो हेवी ऑब्जेक्ट्स थे वो सन के आसपास रहे, और जो लाइटर गैशियस मटेरियल था वो एक्सप्लोजन्स की वजह से, क्योंकि फ्यूजन हो रहा था, वो बाहर की तरफ फेंका गया। इसीलिए जो सोलर सिस्टम में इनर प्लैनेट्स हैं, या जो शुरू के 4 प्लैनेट्स हैं, वो सॉलिडिफाइड फॉर्म वाले ज़्यादा हैं, जिनका कोर, जिसमें पत्थर बहुत ज़्यादा है, राइट, हार्ड चीज़ें ज़्यादा हैं। तो शुरू के जो 4 प्लैनेट्स हैं वो सॉलिड हैं, लेकिन जो आउटर ऑर्बिट्स में हैं वो 4 गैशियस प्लैनेट्स हैं, जिनको हम गैस जाइंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे सोलर सिस्टम का जन्म हुआ। हाउएवर, जो साइंटिस्ट हैं आजकल के दौर के, वो केवल सोलर सिस्टम के जन्म के ऊपर ध्यान नहीं देते। वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। एक यूनिवर्स है बहुत बड़ा, जिसका हम बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। हमारा सोलर सिस्टम एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है उसका। हमारी गैलेक्सी में ही पता नहीं कितने और सोलर सिस्टम है, हमको अभी पूरी तरीके से पता नहीं है। तो इसीलिए अब हम इस सबसे आगे बढ़ चुके हैं, तो हम भी इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। एक और बात, आई होप आपको पता है कि सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनका जो ऑर्डर है वो क्या है। वैसे तो ये बहुत ही बचकाना जी के क्वेश्चन है आज के डेट में, पर मुझे जो स्टेट पीसीएस है उनका भरोसा नहीं है। तो आप ऑर्डर याद रखिए, एक बहुत आसान तरीका है ऑर्डर याद रखने का। माई वेरी एंथुसियास्टिक और माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। आई होप आपको पता है कि ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब बनना तो हमने देख लिया कि हमारा प्लैनेट, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, पर उसका स्ट्रक्चर क्या है, और ये स्ट्रक्चर हमको पता कैसे चला, है ना, कि कैसे, कहाँ पर क्या है। अब अर्थ का जो रेडियस है वो है कुछ 6370 किलोमीटर, मतलब आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा। और अर्थ में गड्ढा खोद के या उसके सेंटर पे जाके एविडेंस लाना तो हमको पॉसिबल नहीं है कि हम देखें गड्ढा खोद के कि हाँ भाई यहाँ पर ये है, यहाँ पर ऐसा होगा। तो हमको कैसे पता चला कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है? ये 2 तरीक़ों से पता चला। एक तो था डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट सोर्सेज, मतलब अर्थ के सरफेस पे या कम गहराई पे जो मैटर अवेलेबल है उस पर हमने रिसर्च करी और पता लगाने की कोशिश की कि उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। इसके लिए दुनिया के जो डीपेस्ट माइंस हैं वहाँ से सैम्पल्स लिए गए, जो बहुत सारे गोल्ड माइंस हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका में बहुत से गोल्ड माइंस हैं, राइट, वहाँ पर। और बहुत से ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया गया पता लगाने के लिए। बट स्टिल इवन इन दीज मेजर ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हम 12 किलोमीटर से ज़्यादा की गहराई पर नहीं पहुंच पाए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना मुश्किल है ये रिसर्च करना कि कैसा स्ट्रक्चर है। और हम इसलिए ज़्यादा नीचे नहीं जा पाए क्योंकि एक्सट्रीम प्रेशर है, अनबेरेबल हॉट टेम्परेचर्स हैं। तो ये कुछ डायरेक्ट सोर्सेज हो गए। इसके अलावा जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो एक बहुत अच्छा सोर्स है हमको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेने का। ये तो डायरेक्ट सोर्सेज हो गए। अब कुछ होते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे सोर्सेज जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, है ना। सबसे पहले तो हमको इन जनरल कंडीशंस का पता चला माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से। फॉर एग्जांपल, हम जैसे जैसे सरफेस से दूर होते गए, गहराई में जाते गए, टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो बढ़ता गया। और ये भी हमको पता चला कि जो डेंसिटी है चीज़ों की, जो मटेरियल हमको मिल रहा था वो भी इंक्रीज़ हो रही है विद डेप्थ।
और भी बहुत सारे इनडायरेक्ट सोर्सेज थे, जैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके आसपास वो, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो तरीका है वो है सीज़मिक एक्टिविटी। सीज़मिक एक्टिविटी मतलब जो अर्थक्वेक्स होते हैं हमारे प्लैनेट पर, उसके बारे में, उसके ऊपर रिसर्च करके, उसके ऊपर स्टडी करके, जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं उनको ऑब्जर्व और स्टडी करके हमको काफ़ी जानकारी मिली। और ये कैसे हुआ हम थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। जो सीज़मिक वेव्स होते हैं उनके ऊपर कैसे रिसर्च की गई और हमें कैसे समझ आया कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, अर्थक्वेक जो वेव्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है बॉडी वेव्स, एक होती है सरफेस वेव्स। हमको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता रही हूँ कि आपको समझ आए। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली। तो जो बॉडी वेव्स भी होती हैं वो अब दो टाइप की होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी हियर स्टैंड्स फॉर प्राइमरी, ये होता है सेकेंडरी। तो जो पी वेव्स हैं वो हमको पता है कि वो सॉलिड, लिक्विड और गैशियस तीनों तरह के मटेरियल के थ्रू पास हो सकती हैं। लेकिन जो एस वेव्स हैं वो केवल और केवल जो सॉलिड मटेरियल है उनके थ्रू पास हो सकती है या ट्रैवल कर सकती है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है एस वेव्स का, ये बहुत काम आया हमको अर्थ का स्ट्रक्चर पता लगाने में। कैसे, ये आप ये जो बाजू में फिगर है आप इससे समझ सकते हैं। देखिए, एक तरफ जो है एस वेव का पैटर्न है, ये एस वेव पैटर्न से किस तरीके से ट्रैवल कर रही है, और ऊपर जो है ये पी वेव्स का पैटर्न है। ठीक है, जब हमने एस वेव्स को स्टडी किया तो पता किया ये अर्थ के कोर से नहीं गुजर पा रही हैं। देखिए, ये यहाँ पर जाती थी और टकरा के रिफ्लेक्ट होकर बेंट होके दूसरे तरफ में चली जाती थी। लेकिन जो पी वेव्स हैं वो हमको पता चला कि वो आराम से जो कोर है उससे भी गुजर के जाती है, थोड़ा रिफ्रैक्ट हो जाती है, मतलब थोड़ा बेंट हो जाती है अंदर जाके, जब अलग अलग मीडियम से निकलती है ना, तो ऐसे होता है। तो ये हमको पता था कि यहाँ पर देखिए, अगर ये सीज़मोग्राफ्स या ऑब्जर्वेटरीज अवेलेबल हैं तो एक ही, जैसे कि ये कोई ऑब्जर्वेटरी है मान लीजिए, है ना, 150 डिग्री पर इस एंगल पे कोई एक अर्थ पे ऑब्जर्वेटरी है जो सीस्मोग्राफ्स या जो सीस्मिक वेव्स हैं उनको नोट कर रही है। तो पी वेव्स जो थी वो किसी तरह यहाँ पर पहुँच गई, लेकिन एस वेव्स यहाँ नहीं पहुँच पाई, मतलब वो कोर को क्रॉस नहीं कर पा रही थी। ठीक है, यहाँ पर ये इसका शैडो रीजन है, इसको एस शैडो रीजन बोलते हैं, मतलब ये यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। या इससे हमें क्या पता चला, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि केवल पी वेव्स हैं जो तीनों फॉर्म ऑफ मैटर से निकल के जा सकती हैं। इसका मतलब कोर में ऐसा कोई फॉर्म है जिससे पी वेव ट्रैवल कर सकती है लेकिन एस वेव ट्रैवल नहीं कर सकती है। ठीक है, इसी से हमको समझ आया, इस तरह की सीज़मोलॉजिकल रिसर्च से जियोफिजिसिस्ट जो हैं उनको पता चला कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो कैसा है। तो कैसा है ये इंटीरियर, ये इट्स डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स या स्ट्राटास। ये 3 लेयर्स क्या है, सबसे पहले है क्रस्ट, एक बहुत ही थिन स्किन है, ऊपर सरफेस है जो हमारा, और जो अर्थ क्रस्ट है उसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या जो लैंड पे क्रस्ट है हमारे जिस पे हम चलते हैं, और एक है ओशनिक क्रस्ट जो ओशन बेड्स हैं बेसिकली, है ना, बेसिन्स हैं, ओशन बेसिन्स, उनके नीचे जो पाया जाने वाली धरती या भूमि है वो। अब 98% इस क्रस्ट का जो है वो 8 एलिमेंट से कंपोस्ट है, जिसमें आते हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम। बाकी का जो हिस्सा है उसमें है टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल एंड अदर एलिमेंट्स। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्रस्ट को खोद के ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, जिनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनको हम मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स आप जानते हैं क्या होंगे, है ना, ये इनऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन होते हैं एलिमेंट्स का। जो अगला लेयर है ये वाला, ये होता है मैंटल, ये थोड़ा थिक शेल है ऑफ रॉक क्रस्ट के नीचे।
ये कोर तक एक्सटेंड होता है। इसकी डेप्थ अप्रॉक्सीमेटली 2900 किलोमीटर्स है। इसका जो ऊपर का एक हिस्सा है इसको एस्थेनोस्फीयर भी बोलते हैं। एस्थेनो का मतलब है कमज़ोर, वीक। इसकी जो विड्थ है वो 400 किलोमीटर्स तक हो सकती है। ये जो लेयर है ये सेमी मोल्टन होता है, मतलब एग्जैक्टली लिक्विड भी नहीं, एग्जैक्टली सॉलिड भी नहीं। जो लोअर मेंटल है वो सॉलिड होती है। क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला के एक लेयर है जो लिथोस्फीयर जिसको हम बोलते हैं, जिसपे सारा लाइफ सस्टेन्ड है, जिसपे हम रहते हैं बेसिकली। इसके बाद जो सबसे अंदर का लेयर है उसको हम बोलते हैं कोर। ये सेंट्रल स्फीयर है जो करीबन हाफ होगा हमारे प्लैनेट के डायमीटर की अंदाज़न। और कोर मेंटल जो बाउंड्री है वो 2900 किलोमीटर पे है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है और जो इनर कोर है वो सॉलिड है। देखिए अब आउटर कोर लिक्विड है और हम जैसा कि जानते हैं, अभी हमने देखा एस वेव्स यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाई, तो ये हमको इसी से पता चला था। ये ज़्यादातर हेवी मटेरियल से बना हुआ है, जैसे कि निकल और आयरन, इसलिए इसको नाइफ भी कहा जाता है। Ni इज़ द सिंबल फॉर निकल और Fe इज़ फॉर फेरिस विच इज़ आयरन। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए मेरे ख्याल से ये फिगर ज़्यादा बेटर है। ये आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। देखिए ये जो ऊपर का लेयर है थोड़ा सा मेंटल का सॉलिड फॉर्म मिला के, और हमारा क्रस्ट है जो वो है लिथोस्फीयर। यहाँ पर बीच में आ जाता है एस्थेनोस्फीयर। मेंटल इस तरह से डिवाइडेड है और ये है हमारा कोर। 2900 की इसकी बाउंड्री है। और ये एक तरह से एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये आपको इसे क्लियरली समझ आ रहा होगा जो स्ट्रक्चर है वो अर्थ का कैसा है। क्रस्ट देखिए कितना कम है जिस पे हम बेसिकली सर्वाइव करते हैं, वो हिस्सा कितना कम है, कितनी गहरी है हमारी पृथ्वी। और ये तो हुई बात अर्थ के स्ट्रक्चर की। अब थोड़ा रॉक फॉर्मेशन और रॉक जो साइकिल होती है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो अर्थ का क्रस्ट है वो तो बेसिकली ज़्यादातर रॉक्स पे ही बना हुआ है। और रॉक क्या होते हैं? रॉक्स आर नथिंग बट एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। मिनरल्स हमने अभी अभी सुना कि क्या होता है। तो अब ये रॉक्स जो होते हैं इनके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक स्कूल लेवल ज्योग्राफी है, आई एम श्योर हम सब ने पढ़ी हुई है, पर हम फिर भी एक बार इस पे नज़र डाल लेते हैं। रॉक्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। इग्नियस रॉक्स होते हैं। ये बहुत ही आम, मेरे ख्याल से बहुत इजीली रिकग्नाइजेबल शब्द है इग्नियस, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। इग्निस जैसे कि हम इग्नाइट करते हैं, इग्निस का मतलब होता है फायर। जो इग्नियस रॉक्स होते हैं ये मैग्मा और जो लावा है हमारा इंटीरियर अर्थ में उससे सॉलिडिफाई होके बनते हैं। इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि दीज आर द रॉक्स जिनके फ्रैगमेंट से बाकी के दोनों रॉक्स बनते हैं। जो मैग्मा है अपने अपवर्ड मूवमेंट पे आकर कूल डाउन होके सॉलिडिफाई होता है, तब इग्नियस रॉक्स बनते हैं। और ये जो प्रोसेस है कूलिंग का, सॉलिडिफिकेशन का, ये अर्थ के क्रस्ट पे भी हो सकता है या उसके सरफेस पे भी हो सकता है। इसके एग्जांपल्स हैं ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेटाइट, बसाल्ट। बसाल्ट में गोल्ड वगैरह मिलता है, काफ़ी पॉपुलर है। और टूफ जैसे जो रॉक्स हैं ये इग्नियस रॉक्स होते हैं। फिर बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। सेडिमेंट्री जो शब्द होता है वो लैटिन का वर्ड है सेडिमेंटम, उससे निकाला गया है। उसका मतलब होता है सेटलिंग। तो रॉक्स जो बाकी इन जनरल रॉक्स जो हैं ऑफ द अर्थ सरफेस, उनको कई बार ऐसा होता है, अक्सर ही वेदरिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है। ये डेन्यूडेशन भी बोलते हैं इसको, लॉन्ग टर्म वेदरिंग को डेन्यूडेशन बोलते हैं। तो अलग अलग फॉर्म ऑफ वेदरिंग से गुजरना पड़ता है, बारिश, हवा। तो इस तरह के वेदरिंग एजेंट जो हैं ये पत्थरों को तोड़ते हैं, है ना, और छोटे छोटे या बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये जो फ्रैगमेंट्स हैं फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक्सोजेनियस एजेंसीज, अगेन जैसे कि बारिश, हवा, इनसे ये ट्रांसपोर्ट होते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर, ओशन फ्लोज के अंदर, और वहाँ पर होता है सेडिमेंटेशन। मतलब लेयर के ऊपर लेयर जमते जाते हैं, सेटल होते जाते हैं, और फिर जो रॉक्स बनते हैं उनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ये ज़्यादातर जैसा कि मैंने बताया ओशन फ्लोर्स पे या अदर बॉडीज़ ऑफ वाटर जो हैं उनके सरफेस पे बनते हैं।
एग्जाम्पल सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, शेल, लोएस, ये सारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। एक और मैं आपको बता दूं बात बहुत ज़रूरी, फॉसिल्स जो होते हैं यानी जो प्रिजर्व्ड रिमेन्स हैं जानवरों के और पौधों के, वो ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाते हैं क्योंकि ये लेयर्स के बीच में फंस जाते हैं जो पुराने फॉसिल्स हैं। और फॉसिल से आपको पता है क्या बनता है, फॉसिल फ्यूल्स, राइट? सो यू शुड कीप दिस इन माइंड। जो अगला फॉर्म है रॉक्स का वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिसिस जो शब्द है उसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब एक रूप से बदल के दूसरा रूप ले लेना। ये एक्चुअली इन्हीं दोनों रॉक्स के फॉर्म उसका जो फॉर्म है उसमें चेंज आ जाए तो ये वाला बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। ये रॉक कब बनते हैं, जब ये बहुत एक्सट्रीम एक्शन के अंदर आते हैं ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा अगर इनमें चेंजेस हो जाएं। और होता क्या है कि अगर कोई ऑलरेडी कंसोलिडेटेड, कोई अच्छा खासा बनाया कोई पत्थर है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएं इन तीन चीज़ों की वजह से, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वजह से, जब चेंजेस हो जाएं तो वो रिक्रिस्टलाइज होते हैं और रीऑर्गेनाइज होते हैं, एक तरह से उनका नया जन्म होता है और वो चेंज हो जाते हैं कुछ काफ़ी हद तक अपने ओरिजिनल रॉक से और बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। स्लेट फॉर एग्जांपल शेल से बनता है। मार्बल हम बहुत अच्छे से जानते हैं, काफ़ी पॉपुलर एक किस्म का रॉक है। ये लाइमस्टोन के मेटामॉर्फिसिस से बनता है। क्वार्ट्जाइट बनता है सैंडस्टोन से। फिलाइट बनता है माइका से। ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के। अब ये तो हो गए उनके स्ट्रक्चर या उनके बारे में डिटेल्स कि ये रॉक्स क्या होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं रॉक साइकिल के बारे में, ये क्या होती है। होता क्या है, जो रॉक्स हैं वो हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है उनमें। और रॉक साइकिल जो है वो इसी कंटिन्यूअस प्रोसेस का नाम है जिसके थ्रू जो पुराने या ओल्ड रॉक्स हैं वो दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू वंस। यही होती है रॉक साइकिल, ठीक है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम लें इग्नियस रॉक्स को, जो जिनको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि वो हमारे अर्थ के जो इनर रीजन्स हैं उसके मैग्मा और लावा से बनता है, राइट? इसलिए उनको प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। या वो किसी और रॉक से कन्वर्ट होकर नहीं बन रहे हैं, दे आर ओरिजिनली यूजिंग अपना खुद का माल मता यूज़ करके बन रहे हैं, राइट? इसलिए उनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। तो इग्नियस रॉक्स कैन बी चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। जैसे कि मैंने बताया, जो रॉक्स हैं अगर उनमें एक्सट्रीम प्रेशर या टेम्परेचर चेंजेस हो जाएं, बहुत ज़्यादा दबाव और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से उनमें चेंजेस आएंगे और वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएंगे। इसी प्रकार ये जो इग्नियस हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, इनके जो फ्रैगमेंट्स हैं वेदरिंग वगैरह होके जब वो पानी के अंदर या वाटर बॉडीज़ के अंदर जाएंगे और फिर ये फ्रैगमेंट्स जमा होके सेडिमेंट्री रॉक्स बनाएंगे। इसी प्रकार ये जो क्रस्टल यानी क्रस्ट के ऊपर जो रॉक्स हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स, अगर ये सबडक्शन प्रोसेस या जो प्लेट कन्वर्जेंस होता है उस या किसी भी वजह से जब कोर की तरफ ट्रैवल करेंगे तो एक्सट्रीम हीट की वजह से ये पिघल जाएंगे और मोल्टन मैग्मा में बदल जाएंगे और ये मोल्टन मैग्मा सोर्स बनेगा इग्नियस रॉक्स का। इसी प्रकार ये जो रॉक्स हैं ये इंटरचेंज होते रहते हैं। इसको समझने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक NCERT से निकाला गया फिगर है, ये आपको बहुत अच्छे से समझाएगा। देखिए, जैसे अब मैग्मा से बन रहे हैं इग्नियस रॉक्स प्लेट कन्वर्जेंस और बाकी सारे तरीकों के और बहुत सारे कारणों से ऊपर शिफ्ट होते हैं। जब ये सरफेस पे आते हैं तो यहाँ बारिश और हवा की वजह से वेदरिंग का सामना करते हैं, मतलब इरोड होके, और इनके जो फ्रैगमेंट्स हैं ये बह के जाते हैं पानी में। यहाँ पे सेडिमेंटेशन होता है तो ये बन जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स को जब हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा मिलता है तो ये बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं ये इन दोनों रॉक्स को हीट और प्रेशर पे बहुत ज़्यादा डाला जाए तो दबाव और इस तापमान की वजह से जो भी इसमें चेंजेस आएंगे ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये दोनों रॉक्स जो हैं जब इनमें सबडक्शन, जिसको मैंने बोला प्लेट कन्वर्जेंस की वजह से, हम आगे बात करेंगे जब डिटेल जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे इसके बारे में, तो ये नीचे ट्रैवल करेंगे कोर की तरफ, पिघल के मोल्टन मैग्मा बनाएंगे और ये मैग्मा फिर सोर्स बनेगा किसका, इग्नियस रॉक्स का। इसी प्रकार
रॉक साइकिल चलती रहती है, मतलब एक फॉर्म ऑफ रॉक जो है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। तो ये आज के टॉपिक्स थे, इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम पहले देखते हैं जो यूपीएससी में या एमपीपीएससी में आ चुके हैं। ये काफ़ी पुराने क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस अब आते हैं नहीं ज़्यादातर, पर फिर भी हमको अगर उदाहरण के लिए या अपनी समझ के लिए देख लें तो कोई बुराई नहीं है। एक क्वेश्चन था ये यूपीएससी के यूपीपीएससी के यूपीएससी के 2001 के प्री में आया था। सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मेड अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स। Sedimentary rocks are formed at Earth's surface by hydrological system। मतलब जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो अर्थ के सरफेस पे बनते हैं ऐसे प्रोसेस से, हाइड्रोलॉजिकल मतलब पानी से संबंधित प्रोसेसेस से या वाटर बॉडीज़ वाले प्रोसेसेस से बनते हैं। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व्स द वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। ये हमने अभी देखा, मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं रॉक, उनकी वेदरिंग हो रही है और उस वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स बन रहे हैं। तीसरा क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो फॉसिल्स कंटेन करते हैं। और चौथा, सेडिमेंट्री रॉक्स टिपिकली लेयर्स में होते हैं। तो ये तो हमने देखा, लेयर्स जो हैं फ्रैगमेंट्स के जमते जाएंगे और ये सेटल होके पत्थर बनाते हैं, है ना। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं, 1 and 2, 1 and 4, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4। तो एक एक करके अगर हम इनको देखें, देखिए हाँ ये सही है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम की वजह से बनते हैं। वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग, पहले से जो एग्जिस्ट करते हैं रॉक्स उनकी वेदरिंग होती है तो ये बनते हैं। इनमें फॉसिल्स पाए जाते हैं और ये लेयर्स में होते हैं, क्योंकि ये एक बार में नहीं बनते, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। पहले एक बार सेडिमेंटेशन हुआ, फिर बह के आएगा पत्थर, फिर इसके ऊपर जमेगा, फिर बह के आया, फिर जमेंगे फ्रैगमेंट्स, और ये लेयर्स जो है ये जमते जाते हैं। तो हाँ, ये लेयर्स में होते हैं। तो इस हिसाब से इसके आंसर को मेरे ख्याल से आपको जानने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी मैं चाहती हूँ आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या है। दूसरा, क्वार्टजाइट इज मेटामॉर्फाइज्ड फ्रॉम विच ऑफ दीज। ये भी प्री 2001 में ही आया था। लाइमस्टोन, ऑब्सीडियन, सैंडस्टोन या शेल। इसका भी आंसर मैं चाहती हूँ आप मुझे कमेंट्स में बताएं। अब ये एमपीपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। आई नो इट्स नॉट एग्जैक्टली बेस्ड ऑन आवर टॉपिक, पर ये थोड़ा रिलेटेड लगा मुझे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड बाय बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पॉलीग्राफ या सीज्मोग्राफ। जैसे कि हम रॉक फॉर्मेशन और अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा ये सीज्मिक वेव्स पढ़ रहे थे, या सीज्मोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा, राइट। सीज्मो एक्चुअली एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब ही अर्थक्वेक होता है। तो आपको कहीं भी अब मेरे ख्याल से कभी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अर्थक्वेक कैसे मापा जाता है। ये एमपीपीएससी के प्री में आया था 2014 में क्वेश्चन कि कोल्डेस्ट प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम का वो कौन सा है, नेपट्यून, जुपिटर, मार्स या सैटर्न। तो जैसे कि मैंने आपसे शुरू में बोला था कि आपको ऑर्डर पता होना चाहिए सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का। अगर आपको ऑर्डर पता है तो आपको पता होगा कि कौन सा प्लैनेट है जो सन से सबसे दूर है, और जो सबसे दूर है वो सबसे ठंडा होगा, राइट। तो यहाँ पे ये भी आप जवाब मुझे अगर हो सके तो कमेंट्स में बताइए। अगला मैं कुछ ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ आपके लिए, एक दो वो भी देख लेते हैं। जो कोल एंड पेट्रोलियम है वो किस तरीके के रॉक्स में पाए जाएंगे, इग्नियस, सेडिमेंट्री, ग्रेनाइट या नन ऑफ द अबव। कोल एंड पेट्रोलियम, पहले तो आपको सोचना चाहिए क्या है, क्या ये रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, क्या हैं ये। तो उस हिसाब से ये किस प्रकार के पत्थर में पाए जाएंगे ये आपको मुझे बताना है। अगला सवाल है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनको और क्या बोला जाता है, स्ट्रैटिफाइड रॉक्स या एक्वेयस रॉक्स। इन दोनों ही नामों से जाना जाता है या इन दोनों में से किसी भी नाम से नहीं जाना जाता। ये आप ये भी पता लगाइए कि इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गया आज का टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये छोटा सा
मेरा जो वीडियो है ये पसंद आया होगा और आप ये सीरीज़ इन्जॉय कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं ये ज्योग्राफी सीरीज़ कंटिन्यू करूं। अगर आप चाहते हैं मैं इसे कंटिन्यू करूं तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और नीचे आकर कमेंट्स कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जी सॉल्यूशंस विद अश्विन सर, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने घरों में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। Until we meet next time, stay safe and stay healthy.